दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, जो पर्यावरण विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट जो है, इसका जो फील्ड है, इसका जो क्षेत्र है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस का, इसका ये साइंस में भी आता है और ये जियोग्राफी शब्द के अंतर्गत भी आता है। और टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है इससे ज्यादातर प्रश्न। तो टीचिंग एग्जाम में इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके भी यूज कर लिया जाता है। और उसके बाद से इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ साथ ये जो जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट होता है, उससे भी इसमें प्रश्न अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब कि ये महत्वपूर्ण भूमिका टीचिंग एग्जाम में निभाता है अपना। जैसे में टेट, सुपर टेट, सी टेट में ईवीएस एक अपने आप में एक विषय के रूप में है और इसमें इसके अंतर्गत साइंस, ज्योग्राफी, उसके बाद से स्टैटिस्टिक्स जीके भी प्रश्न इसमें इंक्लूड करके पूछ लिए जाते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि मीन्स चारों तरफ, आवरण मीन्स ढका हुआ, यानी चारों तरफ से ढके हुए को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से ढका हुआ, चारों ओर से ढका हुआ। अर्थात हम दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति की बात हम करेंगे। तो ये प्रश्न में पूछा गया है। तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुआ है, ठीक ना? एनवायरोनेर से हुआ है, ठीक। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं और इसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। अर्थात और इस एनवायरमेंट का जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ है, देखिए इसका जो है पड़ोस। देखिए कहने का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा के एनवायरनोर या एनवायरने शब्द से हुआ है।
जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। यानी पड़ोस के आसपास जैसा आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। किसी किसी निश्चित स्थान के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि पर्यावरण के प्रमुख अंग में क्या क्या आएंगे। तो पर्यावरण के प्रमुख अंग की बात कर लें तो पर्यावरण के प्रमुख अंग 4 होते हैं। पहला क्या होता है, तो स्थल मंडल होता है। दूसरा होता है जल मंडल। तीसरा होता है वायुमंडल। और चौथा क्या होता है, जैव मंडल। तो ये पर्यावरण के प्रमुख अंग होते हैं। स्थल मंडल, उसके बाद से जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल यानी जिसमें पर्वत, पहाड़, और जल मंडल का मतलब सागर, महासागर, नदियां। उसके बाद से वायुमंडल के तालाब। उसके बाद से वायुमंडल के अंतर्गत देखेंगे कि जितने भी वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल। उसके बाद से अंतरिक्ष विज्ञान की बात करेंगे। उसके बाद से जैव मंडल में देखेंगे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पादप, मनुष्य आदि के बारे में हम जैव मंडल के अध्ययन करते हैं। ठीक ना। तो पर्यावरण के प्रमुख अंग जो हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जैव मंडल। ये जैव मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो जैव मंडल के अंग देख लेंगे हम यहाँ पे। जैव मंडल के अंग, तो इसके जो अंग होते हैं वो भी 4 होते हैं। पहला क्या है, अजैविक घटक, या इसको बोलते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक। दूसरा होता है जैविक घटक। और तीसरा होता है ऊर्जा संगठक या ऊर्जा घटक। ऊर्जा संगठक संगठक या घटक। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अजैविक के अंतर्गत इसमें जीव नहीं पाया जाता है। क्या है, स्थल है, वायु है, जल है। ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक है, कंपोनेंट है। जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएगा, मानव आ जाएगा, यानी पादप, मनुष्य और जीव। और ऊर्जा संगठन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सूर्य, भूतापी ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक ना। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है। देखिए हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। कि पर्यावरण का क्या है, तो पर्यावरण का जो अर्थ होता है परिधन आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है यानी चारों ओर से ढका हुआ जो एक निश्चित भूभाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, तो फ्रेंच भाषा से होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस के चारों ओर का एक निश्चित भाग पर, पड़ोस के चारों ओर का वो भाग जो चारों ओर से ढका हुआ हो, जिसके अंतर्गत स्थल, जल मंडल, वायुमंडल और
जैव मंडल समाहित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख अंग होते हैं क्या क्या, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और उसके बाद से जैव मंडल। अब जैव मंडल की बात कर लें तो जैव मंडल के हम बात करें तो जैव मंडल के भी तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक और तीसरा क्या होता है, ऊर्जा। जैविक घटक का मतलब ऐसे वस्तु जिसमें जीव ना हो, तो जीव स्थल में जीव नहीं है, वायु जल ये सब बिना जीव के हैं, यानी अजैविक घटक है। जैविक घटक जो है इसमें पादप मनुष्य जीव आते हैं अर्थात इसमें आत्मा होती है, इसमें विकास होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो ये जैविक घटक होते हैं। ऊर्जा संगठन में क्या होता है कि सूर्य भूतापी ऊर्जा, जैसे सूर्य है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो सूर्य भूतापी ऊर्जा को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये इतने बिंदु जो थे महत्वपूर्ण है। इसमें से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। पर्यावरण का दो शब्दों में तोड़ के भी अर्थ जानना चाहिए। उसके वजह से पर्यावरण के अंग क्या है, जैव मंडल के अंग क्या है, ये सब ध्यान में रखना होगा। ठीक, इसके बाद से हम बात करेंगे इसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे धारणी विकास की। इसकी बात करेंगे धारणी विकास की। धारणी विकास का मतलब है कि इसके पृथ्वी के विकास से मतलब है पृथ्वी के तो यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक, इसके देखिए इसके अंतर्गत धारणी विकास के अंतर्गत क्या चीज महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे। धारणी विकास का यही मेन कंसेप्ट है, यही बेस है कि पृथ्वी जो प्राकृतिक के उपहार के रूप में मिला हुआ है मानव को, इसका विनाश न किया जाए, इसका दुरुपयोग न किया जाए। इसीलिए धारणी विकास एक शब्द निर्धारित किया गया जिसके अंतर्गत बहुत कुछ पर्यावरण एवं धरती से संबंधित बहुत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए ताकि पृथ्वी को क्षति न पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले धारणी विकास के अंतर्गत हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, न्याय संगत पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, उसके बाद से संरक्षण, न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और तथा उचित प्रबंधन करना है देखिए धारणी विकास के अंतर्गत यही महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना है, जो उस पृथ्वी के कोई खिलाफ काम नहीं करना है जिससे उसको नुकसान हो, और उसका संरक्षण भी करना है और उसके लिए उचित प्रबंध भी करना है। ठीक ना। इसके अंतर्गत 1987 में एक बैठक हुई, तो उस बैठक के बारे में हम देख लेंगे। 1987 में एक मीटिंग हुई WECD के नाम से। 1987 में WECD ने अपनी एक बैठक हुई, उसमें इस संस्था ने अपनी
बर्टलैंड रिपोर्ट, अपनी एक रिपोर्ट थी बर्टलैंड, सॉरी ये बर्टलैंड है, ने अपनी बट यहाँ पे ऐसे सेंटेंस, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि 1987 में WECD ने अपनी धारणी विकास को धारणी विकास को अपनी बर्टलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत एक आवर कॉमन फ्यूचर में इस शब्द की व्याख्या की, इस शब्द की देखिए 1987 में WCD ने धारणी विकास को अपनी बर्टलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत इस शब्द की व्याख्या की, किसमें की, तो वो बर्टलैंड रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के अंतर्गत धारणी विकास के सबसे पहले ये शब्द, उसी में पृथ्वी से संबंधित विकास के लिए शब्द को निर्धारित किया गया, ठीक ना, लिया गया। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले 1972 में एक सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 में 1987 के बाद, ये 1987 है, 1987 में सम्मेलन हुआ था। उससे पहले 1972 में 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, इसे भी लिख सकते हैं हम, स्टॉकहोम सम्मेलन किस सन में हुआ, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में के 20 वर्ष बाद सम्मेलन के 20 वर्ष बाद 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या आ गया, इसको अर्थ समिट, इसे अर्थ समिट भी कहा गया। इसका दूसरा नाम क्या है, अर्थ समिट।
1992 के बाद आता है यहाँ पे 1997, और 1997 में इसके 5 वर्ष बाद ये सम्मेलन कहाँ पे होता है? ये सम्मेलन देखिए, यहाँ पे रुक जाइए, ये सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो ये ब्राजील में होता है। उसके बाद से 1992 में हम देखेंगे कि बाद 1997 में, यानी इसके कितने वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद, 92 के बाद 97, इसे हम रियो 5 के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? रियो 5 के नाम से। रियो 5 पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आयोजन इसका हुआ था मध्य अमेरिका में, यानी मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था इसका। देखिए, इतनी बातें हम समझ लेते हैं पहले कि धारणीय विकास का जो कंसेप्ट था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पृथ्वी के धारणीय विकास के मुख्य कंसेप्ट, यानी मुख्य उद्देश्य यही था कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना था। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना था। 1987 में WECD ने, एक संस्था थी WECD ने, धारणीय विकास को अपनी बर्टलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत आवर कॉमन फ्यूचर में इस शब्द की क्या किया था? तो व्याख्या किया था। यानी धारणीय विकास का जो शब्द था, ये पृथ्वी से संबंधित था। इसकी व्याख्या किसमें हुई थी? तो बर्टलैंड रिपोर्ट में हुई थी, जिसके अंतर्गत एक आवर कॉमन फ्यूचर क्या कहा जाएगा उसको, सेंटेंस था, उसी के अंतर्गत इस शब्द की व्याख्या की गई। उसके बाद से एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से है। सबसे पहले पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। और उसके 20 वर्ष बाद एक सम्मेलन हुआ, क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में पृथ्वी से संबंधित एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या इसे अर्थ समिट भी कहा गया है, ठीक ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। उसके बाद से दूसरा फिर 1997 में हुआ। उसके 1992 के ठीक 5 वर्ष बाद, 1995 के बाद, 92 के बाद, ठीक 1997 में 5 वर्ष बाद एक सम्मेलन हुआ। उसका भी नाम पृथ्वी सम्मेलन या रियो 5 के नाम से जाना जाता है। ये स्थान बदल दिया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका स्थान कहाँ था? तो मध्य न्यूयॉर्क में था। और 1992 में जो हुआ था उसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, ऊपर हम देखेंगे कि अब 1997 के बाद हम देखेंगे सीधे, तो 1900 नहीं, इसको हम 2002 कर लेते हैं। इससे 2002 में एक सम्मेलन होता है जिसे रियो 10 के नाम से जानते हैं। रियो 10 के नाम से इसे हम रियो 10 के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या था? रियो 10 ये भी पृथ्वी सम्मेलन था।
और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आयोजन स्थल था दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका आयोजन स्थल था जोहान्सबर्ग जो है कहाँ पे है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद से ये सन 2000 के बाद क्या हुआ? सन 2002 के बाद कि फिर उसके बाद से हम देखेंगे ये 1997 के बाद डायरेक्ट 2002 में हुआ। अब इसके बाद जो सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन वो सन 2012 में हुआ, यानी ये रियो 20 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रियो 20 ये देखिए जो भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ सभी 10 वर्षों के बाद हुआ। देखिए 1992 के बाद 2002 आ गया और ये बीच में एक बार हो चुका था सम्मेलन 1997 में, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से 2002 के बाद 10 साल के बाद फिर हुआ 2012 में, लेकिन 2012 में, लेकिन इसे हम 1992 के अनुसार देखेंगे तो ये 20 वर्ष बाद हुआ था। इसे रियो 20 के नाम से जानेंगे, रियो 20 पृथ्वी सम्मेलन। और इस सम्मेलन का जो स्थान था वो रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। यहां लिख लेते हैं आयोजन स्थल। आयोजन रियो डी जनेरियो ब्राजील में। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे इसका एक थीम था। इस सम्मेलन का एक थीम था कि द फ्यूचर वी वांट, ये इस सम्मेलन का थीम था। उसके बाद से हम बात करेंगे ये शीर्षक था, देखिए शीर्षक है और यहाँ पे जो थीम है यहाँ पे इसके अंतर्गत देखिए शीर्षक या थीम, इसके अंतर्गत 17 धारणी विकास लक्ष्य रखे गए। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि 17 धारणी विकास लक्ष्य रखे गए सन 2012 के जो सम्मेलन हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अच्छा 1992 के अंतर्गत जो थीम था उसका थीम था धारणी विकास के प्रति पूर्ण समर्थन। धारणी विकास के प्रति पूर्ण समर्थन। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है और इसका अर्थ होता है क्या कि जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और उसके बाद से 1997 ठीक 5 वर्ष बाद होता है, 5वें वर्ष, तो ये इसका आयोजन मध्य न्यूयॉर्क में होता है। उसके बाद से 1992 के बाद 10 वर्षों के बाद यानी रियो 10 के नाम से जाना जाता है 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद ये होता है जिसे रियो 10 पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और ये पृथ्वी सम्मेलन जिसका आयोजन स्थल होता है जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद से 10 वर्ष बाद यहाँ पे फिर होता है 2012 में, और ये इसे रियो 20 के नाम से जानते हैं, रियो 20
पृथ्वी सम्मेलन जिसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। इसके शीर्षक का नाम होता था फ्यूचर वी वांट। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 17 धारणीय विकास लक्ष्य रखे गए। इसके अंतर्गत 17 धारणीय विकास लक्ष्य रखे गए। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। एक चीज और, 1992 का जो सम्मेलन हुआ था उसका थीम था धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन। धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन, ये 1992 के सम्मेलन का मुख्य शीर्षक पॉइंट था, यानी थीम था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए मानव जीवन के लिए दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, वैसे तो क्षितिजल पावत गगन समीरा 5 तंत्र मिल बना शरीरा। इस मानव जीवन के लिए पांचों चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्षितिजल पावत गगन समीरा 5 तंत्र मिल बना शरीरा। तो ये 5 चीजें जरूरी हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे सामने 3 प्रकार 2 रूप से चक्र चलते हैं। एक का नाम होता है कार्बन चक्र और दूसरे का नाम है जल चक्र। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन चक्र की। कार्बन चक्र के अंतर्गत ये कार्बन जो होता है कहाँ पाया जाता है? कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट के अंतर्गत पाया जाता है। कार्बन हीरा तथा ग्रेफाइट में पाया जाता है। और इसके बाद से हम फिर देखेंगे यहाँ पे कि यदि यौगिक के रूप में देखा जाए, यौगिक के रूप में वायुमंडल में यौगिक के रूप में यदि देखा जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि वहीं दूसरी ओर जो जल चक्र है, जल चक्र जो है, जल चक्र में सौर वितरण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर वितरण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे यानी कहने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है।
यौगिक के रूप में देखा जाए तो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे वही दूसरी ओर यदि जल चक्र की हम बात करें तो जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए कार्बन चक्र, दो चीज समझ लेते हैं हम। कार्बन चक्र और जल चक्र, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें क्या है, ये सूर्य के ताप पे निर्भर है। सूर्य, देखिए कार्बन चक्र, सूर्य की किरणें जब पौधों पर पड़ती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं, उसके बाद से ये क्या करते हैं कि ये CO2 को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को मानव जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, ये मानव जीवन के लिए, तो मनुष्य द्वारा फिर CO2 को छोड़ा जाता है। उसके बाद से जब मनुष्य के द्वारा ये जो CO2 जो बाहर होता है, उसको पुनः ये पौधों के द्वारा वायुमंडल में विद्यमान रहता है। उसके बाद से धीरे धीरे ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है, फिर पौधों के पास आता है, पौधे इसे एक्सेप्ट करते हैं, पौधों के लिए काम आता है। ये कार्बन चक्र पौधों के लिए आता है काम, और पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, तो मानव जीवन के लिए काम चलता है। इस प्रकार ये कार्बन का चक्र चलता रहता है। यानी सूर्य की इसमें भी अहम भूमिका होती है। सूर्य न रहे तो पौधे अपना भोजन का निर्माण न कर सके, और पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये पौधे मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद से जल चक्र का देखा जाए तो इसमें भी सूर्य का महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो, सनलाइट, तो हमारा जो भी वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये सूर्य का जो है तापमान की वजह से हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर उड़ती हैं, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। उसके बाद से नीचे से ये पानी लेके जाती हैं, तो ये यही जाके ऊपर धीरे धीरे वर्षा करती हैं। तो ये जो प्रोसेस चलता है बारिश वाला, तो बारिश का जो प्रोसेस होता है और मानसून का, ये जल चक्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र और जल चक्र में दोनों में सूर्य की अहम भूमिका होती है। अंतर इतना है कि इसमें चक्रण ऐसे चलता है कि सूर्य से ताप मिलता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के अंतर्गत वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिससे मानव जीवन आसानी से व्यतीत कर लेते हैं। मानव अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और मनुष्य के द्वारा छोड़ा हुआ जो CO2 होता है, ये पुनः पौधों के पास जाता है, वायुमंडल में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे कार्बन चक्र कहते हैं। और उसके बाद से जल चक्र में भी यही होता है। जब सूर्य का तापमान पड़ता है महासागरों के ऊपर, जल के ऊपर, हवाओं पे वायुमंडल में आता है सूर्य का तापमान, तो पूरी हवाएं गर्म हो जाती हैं, और उसके बाद से ये ऊपर उठती हैं, अपने साथ हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और जैसे ऊपर उठती हैं फिर ठंडी होती हैं, एकत्रित हुए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, उनका प्रसरण होता है, फिर उसके बाद से बारिश होती है। पुनः यही सिस्टम चलता रहता है। तो इतनी बातें हम देख लेंगे कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कार्बन चक्र हीरा तथा ग्रेफाइट में पाया जाता है, और यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है, ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, और जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब हम बात करेंगे कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो हवा होती है ये गैसों का मिश्रण होता है, और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। एक चीज और हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो मूलरोम होता है पौधों में, ये पौधों की बात हो रही है। मूलरोम, मूलरोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः, मूलरोम की कोशिका भित्ति मूलरोम की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मूलरोम की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और इसके साथ इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। इसके साथ कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। उसके बाद से हम बात कर लें कि हवा के बारे में, कि हवा क्या है। तो हवा गैसों का मिश्रण है। हवा या वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। अब वायुमंडल में के परितः, यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कि वायुमंडल के चारों तरफ एक मिनट, पृथ्वी के परितः विद्यमान विद्यमान गैसों गैसों के समूह को क्या बोलते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। गैसों के समूह को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में गैसों का मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। गैसों का मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे अधिक पाया जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 78.8%। उसके बाद से हम देखेंगे सॉरी 78%। उसके बाद से हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो इसको 20.95%, या यहाँ पे बात कर लें 21%। उसके बाद से हम बात करेंगे कि आर्गन की, तो आर्गन में जो गैस पाई जाती है तो 0.93% पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है। CO2 की बात कर लें हम तो 0.038%, और नियान की बात कर लें तो 0.00018% ये पाया जाता है। और उसके बाद से हीलियम की बात कर लें तो हीलियम में पाया जाता है
0.005%। और मीथेन की बात कर ले हम, तो वायुमंडल में मीथेन कितना पाया जाता है? 0.0017%। तो इतनी बातें हम देख लेंगे फिर से कि मूलरोम की कोशिका भित्ति जो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। और वायु या हवा क्या होता है? तो गैसों का मिश्रण होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पृथ्वी के परितः विद्यमान विद्यमान गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और गैसों का जो मिश्रण है वो वायुमंडल में पाया जाता है। गैसों का जो मिश्रण है किसमें पाया जाता है? गैसों का मिश्रण यानी वायुमंडल में पाया जाता है। इसमें कौन सी गैस है? तो पहला है नाइट्रोजन जो 78% है। उसके बाद से ऑक्सीजन है जो 21% मान लिया जाता है। और 1% में सभी गैसें होती हैं। अब उस 1% में कौन कौन सी गैस होती है? तो आर्गन पूछ लिया जाता है। और सबसे ज्यादा CO2 पूछ लिया जाता है 0.038% या 0.03%। चौथा CO2 है। पांचवा जो है नियान है। छठवां हीलियम है। और सातवां क्या है? मीथेन है। ये सब गैसें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि महत्वपूर्ण पॉइंट कि गरीबी से पर्यावरण का एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि गरीबी से पर्यावरण का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। क्या संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। गरीबी से पर्यावरण का अप्रत्यक्ष संबंध है। और कागज का जो थैला होता है उससे पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। तथा कागज के थैले से पर्यावरण का प्रत्यक्ष रूप से कागज के थैले के प्रयोग से पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे 1 मिनट। हाँ अब सही, ये सही है। ये थोड़ा सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में लेके कंफ्यूजन हो जाता।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक परिभाषा और पूछ ली जाती है, देखिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद से प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले जो नुकसान होता है, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम क्या बोलते हैं? नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे, देखेंगे थोड़ा सा कि गरीबी पर्यावरण से क्या ऐसे संबंधित है? प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। और जो कागज का थैला है, थैले के प्रयोग से पर्यावरण कैसा है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गरीबी क्या है? तो पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जबकि कागज के थैला जो है ये पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से या दोहन होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो पर्यावरण का जो नुकसान होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।